नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। काफ़ी डिटेल वीडियो होगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। आज जो मैं एक टॉपिक कवर करवाऊँगा उससे आपके मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल आज ही नोट कर लीजिएगा, गारंटेड है। लिख कर रख लीजिएगा कि इस टॉपिक से सवाल मैंने बोला था और सवाल भी मैं आपको एक दूंगा और वो पूछेगा भी, निबंध में भी वो पूछ सकता है, उसको भी नोट करके रख लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन क्या है और एक चीज़ और है, आज से जिन लोगों ने भी जुड़ने के लिए मैसेज किया उन सभी का रिप्लाई कर दूंगा। और आज दूसरा वीडियो भी आएगा, इसके तुरंत बाद ही आएगा मेंस के लिए, जिसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके बता दूंगा। कल ही आना था लेकिन कल नहीं हो पाया, आज से अब सब कुछ कंटिन्यू ही रहेगा। तो कई सारे बच्चों ने मैसेज किया हुआ है, 500 से 600 मैसेज करीब में पड़े हुए हैं बच्चों को जुड़ने के लिए। आप भी जुड़ना हो तो जुड़िएगा। मेंस आंसर राइटिंग में 23 तारीख से शुरू हो रहा है, बेहतरीन रहेगा। जैसे यही टॉपिक है आज का, हेडलाइन देखिए, इसी से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। यूएस भारत रिलेशन में जो टैरिफ लगाया गया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आईआर का सवाल हो गया कि यूएस भारत संबंधों में टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आईआर का संबंध हो गया। या अगर जनरलाइज फॉर्मेट में सवाल पूछा जाए तो आजकल के दुनिया में बढ़ते हुए टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। या एक और शब्द यूज़ किया जिसको कहा जाता है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद जो दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ल्ड के ट्रेड पर, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। ये आपसे निबंध में भी पूछा जा सकता है, आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी GS2 पेपर या GS1 में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के टॉपिक तब तक पढ़ने का मतलब बनता है जब आप इस पर आंसर राइटिंग कर पाएँ। या अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे किसी करेंट के टॉपिक पर तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है बंधुओं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कल बर्थडे भी था और उन्होंने क्या बयान दिया है, ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है कि यूएस टैरिफ से अगर हमें बचना है तो हमें लोकल प्रोडक्शन की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका से हम ऐसा क्या खरीदते हैं कि लोकल प्रोडक्शन पर हम अगर ध्यान देंगे तो उससे सब कुछ सही हो जाएगा। जब वो अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाए हैं, उससे जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे थे वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्या क्या एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका को मुख्य रूप से करते थे, तो टेक्सटाइल जो हमारा सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दूसरा जो सेक्टर है वो है फार्मा प्रभावित हुआ है। तीसरा जो सेक्टर है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। उसके अलावा मोटर एंड इंजीनियरिंग गुड्स जो है ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलियम का सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत में इसी टॉपिक को देखेंगे कि भारत और यूएस के टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे जुड़े हुए आंकड़े क्या क्या हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत यूएस टैरिफ के कारण उपजे समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। इस प्रकार से सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल को अपने दिमाग में आने दीजिए। कोई टॉपिक देखिए तो उससे खुद ही सोचिए कि कितने प्रकार के सवाल इससे बन सकते हैं। खुद ही सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी टॉपिक हो उससे खुद ही सवाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, दूसरा हेडलाइन देखिए क्या है। दूसरा हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लोग स्टेबल बर्निंग करते हैं, पराली जो लोग जलाते हैं, उनको जेल में डाल दो, है ना। तो सरकार ने बोला कि ऐसा सही नहीं होगा, ये सही तरीका नहीं होगा। इस प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट तभी देता है ना जब उसको सतही जानकारी होती ही नहीं है। पराली जो लोग जलाते हैं उसको जेल में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जिस गाड़ी से आते होंगे निश्चित तौर पर वो भी धुआं ही छोड़ता होगा, तो ऐसा करते हैं जिन जिन की गाड़ी से धुआं निकलता सबसे पहले उनको गाड़ी को जेल में डाल देते हैं हम लोग, है ना। और सारे लोग साइकिल से ऑफिस जाना शुरू करें, क्योंकि पराली जलाने से तो 45% ही पॉल्यूशन होता है। बाकी का जो 55% है वो तो शहरों का इंटरनल पॉल्यूशन है, वो तो बाहर से नहीं आता है। शहर में जो गाड़ियाँ चलती हैं, शहर में जो मॉल बड़े बड़े हैं, शहर में जो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी हैं, उनसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो सबको उठा करके जेल में डाल देते हैं। स्टेबल बर्निंग का कोई और उपाय सुझाना चाहिए कि इसका क्या उपाय हो सकता है। इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यूएस और भारत के संबंधों को डिटेल में ज़रा समझते हैं। आर्थिक संबंधों को, खास तौर से
टैरिफ को ज़रा डिटेल में समझते हैं, उसके पश्चात से नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहला जो पूछा जा सकता है कि क्या कारण है जिसके कारण से भारत के ऊपर में यूएस ने टैरिफ लगाए हैं। कारण तो आपको पता ही होगा, कारण क्या है, तो ज़बरदस्ती का कारण है। क्या वास्तविकता में कोई कारण है? कोई कारण नहीं है वास्तविकता में। एक ही कारण हो सकता है, जो ट्रंप महोदय हैं उनको लग रहा था कि भारत जो है वो यूएस से कम सामान खरीद रहा है और भारत यूएस को बेच ज़्यादा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं और अमेरिका एक विकसित देश है। वो अगर अपने यहाँ के सारे उत्पाद हमारे यहाँ पर बेचने लग जाएगा तो हमारे यहाँ के जो छोटे उत्पादक हैं उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने कुछ चीज़ों पर बहुत ही हाई टैरिफ लगा रखा था ताकि भारत में कोई भी यूएस का सामान, कोई भी नहीं मतलब कुछ सामान जो हैं वो आसानी से ना बिके। ठीक है, देखिए पहला क्या है, उच्च टैरिफ और अवरोध जो उन्होंने कारण बताया। दूसरा है रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद। रूस से हम तेल खरीदते हैं, रक्षा उपकरण खरीदते हैं जो यूएस को बर्दाश्त नहीं है। तीसरा है भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा। और एक और कारण माना जाता है कि भारत और यूएस के बीच में जो व्यापार वार्ता चल रही थी, व्यापार वार्ता आज से नहीं चल रही है, ओबामा के दौर से ही चल रही है। ओबामा के दौर से अमेरिका चाह रहा है कि भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक किया नहीं है क्योंकि अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना हमारे लिए सही नहीं है। वहाँ से बहुत सारे ऐसे उत्पाद आ सकते हैं जो भारत में जो उत्पादक हैं उनके काम धंधे को, उनका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मुख्य रूप से कृषि उत्पादों की हम लोग बात करते हैं, डेयरी उत्पादों की हम लोग बात करते हैं, पोल्ट्री जो उद्योग धंधा है मांस का, उसकी हम लोग बात करें तो ये उत्पाद अमेरिका में काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और वहाँ के जो किसान हैं वो अमीर किसान होते हैं। मतलब अमीर किस लेवल के, तो अमेरिकी की सरकार वहाँ पर जम के सब्सिडी देती है और उनके पास इतने पैसे होते हैं कि अपने खेत और उनके फार्म के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो चीज़ भारत में नहीं बेचने देती है भारत सरकार, क्योंकि उनके गुड्स अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे लोकल जो किसान हैं, लोकल जो डेयरी उत्पादक हैं, लोकल जो पोल्ट्री उद्योग है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके कारण से भारत सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर में हाई टैरिफ लगा रखा है, या तो इनको बंद किया हुआ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में डाला हुआ है ताकि हम इसका व्यापार अमेरिका से ना कर सकें। देखिए क्या है, मुख्य विशेषता क्या है भारत और अमेरिका के व्यापार की। डेटा जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2024-25 अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था, 131.84 बिलियन डॉलर। अभी जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे ना आईआर के लिए, तो वहाँ पर ये सब डेटा आपका काम आएगा। एग्जामिनेशन में अगर आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा टाइप का हो जाएगा आपका आंसर। भारत ने 2025 के पहली छमाही में अमेरिका से कृषि आयात में 49.1% की वृद्धि दर्ज की है। डॉलर 1693.2 मिलियन तक करीब में पहुंच गया है। जबकि अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात 24.1% बढ़ करके कितना परसेंट बढ़ा है, 24% से हमारा कृषि निर्यात अमेरिका को बढ़ा है, जो 3472.7 मिलियन डॉलर करीब में हो गया है। ये कुछ बस इतना सा है जिसमें डेटा की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इम्पैक्ट पर आ जाएंगे। वित्त वर्ष 23-24 में भारत से अमेरिका में एफडीआई का प्रवाह जो है अमेरिका से भारत में एफडीआई का प्रवाह जो है 4.99 अर्थात लगभग में 5 बिलियन डॉलर करीब में रहा है, जिससे अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बन गया है। कई सारे बच्चों को देख करके ये लग रहा होगा, कई सारे लोगों को ऐसा देख करके लगता है कि वाकई हम अमेरिका के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अमेरिका की कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से खरबों रुपया कमाती हैं और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण जिस YouTube पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अमेरिका की ही कंपनी है। जिस गूगल का आप लोग सब कुछ यूज करते हैं वो भी अमेरिका की ही कंपनी है। जिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में विंडो, वो भी अमेरिका की ही कंपनी है। जितने भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अभी आप ऑनलाइन मैक्सिमम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैट के लिए
जब कुछ सब कुछ किसका है तो अमेरिका का ही है, उस सब में भी तो पैसा जा रहा है। और सबसे अमूल्य चीज़ क्या जा रहा है, वो है डेटा। हमारे लोगों का डेटा और पैसा दोनों ही जाता है। डेटा का मतलब वो वाला डेटा नहीं जो आप डेटा ऑन करके खपत करते हैं। डेटा का मतलब लोगों के बारे में जानकारी, आपकी पसंद नापसंद, उसी का तो बिजनेस करती है ये कंपनियां। व्हाट्सएप फ्री में आपको चैट करने की सुविधा देती है, उसके बदले कुछ तो आपसे लेती होगी ना, तो आपके चैट लेती है आपसे आपकी डेटा लेती है। तो ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं इतनी बड़े बड़े क्षेत्रों में, भारत में सब जगहों पर दिख रही है आपको, ये भी तो पैसा कमा रही हैं, है ना। देखिए अगला क्या है, 2024 में दोनों देशों के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पर सहयोग बढ़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच ईयू रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा खरीदार रहा। कौन रहा है, यूरोपियन यूनियन रहा है। रूस से सबसे ज़्यादा कौन खरीद रहा है, तो यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका ने उस पर नहीं लगाए हैं इतने बड़े स्तर पर टैरिफ, बल्कि ईयू के बोल रहा था कि भारत पर में टैरिफ लगा दो क्योंकि भारत रूस से खरीद रहा है ना। तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका एक ही मतलब बनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में ताकत होगा वो अगर झूठ को भी सच बोल देगा तो वही सच माना जाएगा। वो आपने पढ़ा है ना, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो वही वाली बात है यहाँ पर, जिसके हाथों में ताकत होती है ना, वो अगर बोलेगा कि भारत ही केवल तेल खरीद रहा है, भारत पर टैरिफ लगाओ, तो पूरी दुनिया यही मानेगी कि हाँ भारत ही तेल खरीद रहा है, भारत पर में टैरिफ लगाओ। ठीक है, देखिए अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। एक चीज़ और है इसमें, वहीं चीन ने रूस के कच्चे तेल का 47% निर्यात की, भारत 38%, यूरोपियन संघ 6%, तुर्किया 6%। लेकिन टैरिफ 50% किस पर है, तो यह केवल और केवल भारत पर ही है, भारत पर ही है, और किसी पर भी अभी फ़िलहाल तो नहीं है। इस टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ा है क्या इस टैरिफ का? आपके जीवन में नहीं पड़ा है, लेकिन नोएडा, गुड़गांव और उसके अलावा आंध्र प्रदेश के कई सारे क्षेत्र, तमिलनाडु के कई सारे क्षेत्र, वस्त्र उत्पादन के केंद्र बिहार का भागलपुर, कई सारे जगहों पर जॉब कटौती हुई है। छोटी छोटी कुछ फैक्ट्रियां भी एक आध लड़खड़ा गई, क्योंकि बहुत कम मार्जिन पर ये सभी काम करते हैं। क्यों हुआ भाई? क्योंकि पहले अगर यूएस से 100 कपड़ों का ऑर्डर आ रहा था, तो अब यूएस से 5 कपड़ों का ऑर्डर आ रहा है, 95 कपड़ों का ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत का कपड़ा पहले अगर 100 रुपया का बिक रहा था, तब 150 रुपया का बिकेगा। वही वियतनाम का कपड़ा पहले अगर 100 रुपया का बिक रहा था, तो टैरिफ के बाद उसने ट्रेड वार्ता वगैरह कर ले तो 110 रुपये का बिक रहा है। तो भारत का कपड़ा कोई क्यों खरीदेगा अगर 110 रुपये का वियतनाम का कपड़ा उसको मिल रहा है? तो इस कारण से टैरिफ ने हमारे वस्तुओं की डिमांड को अमेरिका में कम कर दिया है। बाय द वे आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा जो हम बनाते हैं ना, दुनिया में कोई भी बनाता है वो भारत ही बनाता है। हमसे अच्छा शर्ट और हमसे अच्छा पतलून दुनिया में कोई भी नहीं बनाता है। ये वेरीफाइड बता रहा हूँ आपको, बाय क्वालिटी। और वो अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्वालिटी के सामान बनाए जाते हैं उस देश में ही बिकते हैं, यहाँ पर नहीं बेचे जाते हैं, क्योंकि भारत में उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े ब्रांड आपको दिखते हैं, क्या लगता है आपको खुद टेलर रख के सिलवाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारत के छोटे छोटे कारीगर काम करते हैं और वो सारा एक्सपोर्ट होता है। पहला प्रभाव तेल आयात पर। भारत अपने कच्चे तेल का 88% आयात करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 35% से अधिक कच्चा तेल रूस से आता है, जो अमेरिकी टैरिफ निर्णय को प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्योंकि भारत अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सस्ती ऊर्जा की तलाश कर रहा है, साथ ही अपनी ऊर्जा स्रोतों भू राजनीतिक विचारों को संतुलित कर रहा है। निर्यात और प्रमुख क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव। अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर भारत के अमेरिका का होने वाला कुल निर्यात पर 10% पर पड़ेगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग में $87 बिलियन मूल्य की वस्तुओं पर असर पड़ेगा।
सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, परिधान, रत्न, आभूषण, ऑटोमोबाइल घटक शामिल हैं। अतिरिक्त टैरिफ से अमेरिका को भारत का 65% निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिसमें कपड़ा, रत्न, जूते, रसायन, मशीनरी इत्यादि भी शामिल किए गए हैं। दरअसल में एक और चैलेंज यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि हम PLI स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव करके स्कीम है, उसके तहत हमने किया कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उत्पादन बढ़े। हमने किया कि भाई हमारे यहाँ पर एप्पल भी आकर के फ़ोन असेंबल करे। हमने किया कि हमारे यहाँ पर आकर के डेल भी अपना लैपटॉप बनाए, है ना। हमने सोचा कि IBM भी आ जाए यहाँ पर, और सारा मतलब हार्डवेयर क्षेत्र में जो जो कंपनियाँ काम करती हैं, हमने चाहा कि वो सब आ जाएँ यहाँ पर। अब इनको भेजना तो USA भी है। अगर भारत से अब कोई भी सामान जाएगा तो 50% का टैरिफ लग जाएगा। तो फिर कैसे काम होगा? तो फिर आईफोन कैसे भारत में असेंबल हुआ, भारत में बना हुआ आईफोन कैसे अमेरिका में बेचा जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर भी चैलेंजेज हमें देखने को मिलेगा। आर्थिक विकास और नौकरियों पर दबाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थशास्त्रियों ने भारत की GDP वृद्धि दर नकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाया है। ADB ने जुलाई 2025 की रिपोर्ट में बोला है कि 6.7 से घर करके 6.5 पर आ जाएगा भारत का। विश्लेषकों ने निर्यात से जुड़े उद्योगों के लिए चेतावनी दी है कि अमेरिका पर निर्भर जितने भी निर्यात के क्षेत्र हैं वो सब भयानक रूप से प्रभावित होने वाले हैं। लगातार प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आएगी। इससे भारत के सामान धीरे धीरे करके बाजार से कम होने शुरू हो जाएंगे। तुलनात्मक नुकसान अमेरिका खरीदारों को भारतीय वस्तुओं का स्थान पर कम टैरिफ वाले देशों से वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी चीन+1 विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को खतरा हो सकता है। भारत जो चीन की जगह पर खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, वो तो अभी फिर पूरा नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से। अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में व्यवधान। इस कदम से राजनयिक संबंध में तनाव उत्पन्न होगा। भारत को अमेरिका से प्राथमिक व्यापार सुविधा मिलने की उम्मीद थी, वो भी धूमिल हो जाएगी। वित्तीय बाजार और व्यवसाय पर वही प्रभाव पड़ेगा, मतलब शेयर मार्केट वगैरह सब पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। बस यही था इसमें। अब इसका समाधान हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। वार्ता में तेज़ी, मतलब ट्रेड टॉक जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, जिसको अभी अभी मिला था कुछ दिन पहले कि फिर से रिज्यूम हो गया ये वार्तालाप। तो अगर वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए तो कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। निर्यात बाजार में विविधता, जैसे भारत ने EFTA के साथ में कुछ दिन पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इसी प्रकार से भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द बात करके उस पर भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार के साथ और भी जो दुनिया के व्यापार हैं, जैसे यूरोप का व्यापार बहुत बड़ा है अभी भी, इसके अलावा अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका का व्यापार है, चीन के साथ है, इन क्षेत्रों में हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पाद मूल्य में वृद्धि, उद्योग विशेषज्ञ संरचनात्मक सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि मार्केट में उसको कोई रिप्लेस ना कर सके। जैसे एप्पल का उदाहरण ले लीजिए आप, एप्पल का फ़ोन है, अब वो अगर किसी को लेना है तो लेना ही है। वो अच्छे होते हैं, अगर किसी को लेना है तो लेंगे ही, भले ही वो 1,80,000 का मिले या फिर वो 1,90,000 का मिले। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक उदाहरण दिया है, हालांकि एप्पल के प्रोडक्ट लग्जरी गुड्स में आते हैं, इसलिए उसके और इकोनॉमी बिल्कुल अलग होता है। कमज़ोर क्षेत्रों का समर्थन और संरक्षण, सरकार ने वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण, MSME जैसे प्रमुख निर्यात के क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर दिया है। इसके अलावा रणनीतिक विविधीकरण, भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए मध्य पूर्व अफ्रीका जैसे आयात में विविधता लानी चाहिए। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या होगा, हम कमज़ोर साबित हो जाएंगे कि अमेरिकी दबाव के सामने हम झुक गए। और अगर एक बार कोई आदमी किसी दबाव के सामने झुकता है तो मौका को मौका उसको फिर से दबाव डालकर झुकाने का प्रयास किया जाता है। समाधान हो गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। कर्नाटक में जो लिंगायत हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार जाति जनगणना जो हो रहा है, कर्नाटक में जाति जनगणना जो हो रहा है, इस जाति जनगणना के धर्म के कॉलम में हम लोग हिंदू धर्म नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लिंगायत जो हैं
ये खुद को हिंदू धर्म से अलग साबित करने पर तुले हुए हैं। सरकार ने अभी तक इनको हिंदू धर्म से अलग का दर्जा नहीं दिया है। देखिए क्या है, कर्नाटक में चल रही जाति जनगणना के दौरान लिंगायत पंचमसाली, इनको याद रखिएगा, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इनके रीति रिवाज, स्थापना सब कुछ अलग होता है, अभी पढ़ाऊँगा। इनसे जुड़े हुए यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछे जा चुके हैं कई बार। आपसे पीटी में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा। समुदाय ने यह तर्क दिया कि अपनी जाति कॉलम में लिंगायत पंचमसाली और धर्म के कॉलम में हिंदू लिखवाएंगे। उन्होंने बोला कि हम दुनिया के किसी जाति को नहीं मानते, हम दुनिया में किसी भी जाति को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा एक ही जाति होगा। वो कौन सी जाति? तो लिंगायत पंचमसाली। और धर्म कौन सा होगा? हिंदू धर्म होगा क्या? नहीं, हम लिंगायत में कौन सा धर्म लिखवाएंगे? सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया। इन्होंने बोला है कि हम इस बार धर्म के कॉलम में हिंदू लिखवाएंगे और जाति के कॉलम में लिंगायत पंचमसाली लिखवाएंगे। मैंने बार बार बोल दिया कि हिंदू धर्म नहीं लिखवाएंगे। दरअसल में मुद्दा आपको समझाता हूँ कहाँ से मैंने बोला। इसमें 3 मीटिंग हुई है। लिंगायत जो समुदाय है, लिंगायत समुदाय है, ये कर्नाटक में डेमोग्राफिक रूप से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी है लिंगायत, बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकी 3 सेपरेट वहाँ पर पीठ है। अभी इनके बारे में बताऊँगा, कौन है तो हैं लिंगायत, क्या है, ये सब कुछ मैं समझाऊँगा अभी। इनके 3 पीठ हैं वहाँ पर, बड़े बड़े पीठ हैं और बहुत पावरफुल हैं, पॉलिटिकली भी बहुत पावरफुल हैं और वैसे भी डोमिनेटिंग हैं। ये कर्नाटका के पॉलिटिक्स में हर चीज़ में ही काफ़ी डोमिनेंट हैं। तो इन्होंने बोला कि जब तक ये फैसला नहीं हुआ है ना कि हमें सरकार ने अलग हिंदू धर्म से अलग होने का जब तक दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत दिनों से मांग कर रहे कि हमें हिंदू धर्म से अलग का दर्जा दिया जाए, तब तक के लिए इस जातिगत जनगणना में हम खुद को हिंदू धर्म के रूप में वर्णित करेंगे। ऐसा फैसला लिया गया है। और यह फैसला किस में लिया गया भाई? तो वो इन लोगों की बैठक हुई थी, उसी बैठक में इन्होंने फैसला लिया कि इस बार के लिए चलो हमें हिंदू के रूप में आप धर्म में दे देना और जाति के कॉलम में हम लिंगायत पंचमसाली इस बार लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं लिंगायत दरअसल में होते कौन हैं। यह फैसला कहाँ पर हुआ है? तो हुबल्ली बेंगलोर में 2 अलग अलग बैठक हुआ है सभी पीठों का, जो अलग अलग लिंगायत का पीठ हैं, और उसमें यह फैसला लिया गया है। तो सबसे बड़ा मुख्य सवाल यही होता है, जो लिंगायत का आज तक का सबसे बड़ा मांग था कि हमें हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाए, वो जातीय जनगणना में खुद को हिंदू धर्म में इस बार नोट करवा रहे हैं। लिंगायत समुदाय कौन होते हैं? लिंगायत समुदाय को आधिकारिक तौर पर हिंदू उपजाति वीरशैव लिंगायत, क्या कहा जाता है इनको? वीरशैव लिंगायत इनको कहा जाता है। वीरशैव लिंगायत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बासवन्ना के अनुयायी हैं। बासवन्ना ही थे जिन्होंने लिंगायत समुदाय की स्थापना की थी। बासवन्ना और चन्नबासव यही थे जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी कि इस धर्म में जात पात का कोई स्थान नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने बाँह पर छोटे से चांदी के कटोरे में शिवलिंग को धारण करते हैं, इसीलिए इनको लिंगायत कहा जाता है। लिंगायत कर्नाटक में सबसे बड़ा जाति समूह है, राज्य की आबादी में 17% है। कितना बड़ा कम्युनिटी है आप खुद ही समझिएगा। कर्नाटक में अब तक 23 मुख्यमंत्रियों में से 10 इसी समुदाय से आते हैं। सोचिए जरा कितना डोमिनेटिंग है ये कास्ट वहाँ पर। बासवन्ना 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, दार्शनिक व संत थे जिन्होंने कट्टरपंथी जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया, और यहीं से पनपा कौन सा आंदोलन? तो लिंगायत। इन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव के साथ अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्तों पर जोर दिया, क्योंकि भगवान शिव जो हैं उनके आस पड़ोस जिन लोगों को दिखाया जाता है वो समृद्ध नहीं होते हैं, वो सामान्य होते हैं। भूत पिशाच दिखा दिया जाता है उनको, दरअसल में वो सामान्य लोग होते हैं। संत बनने से पहले वो कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के राज्य विजला द्वितीय के दरबार में कोषाध्यक्ष हुआ करते थे बासवन्ना। उन्हें भक्ति भंडारी, भक्ति का कोषाध्यक्ष बासव व बासवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पलकुरिकी सोमनाथ द्वारा रचित 13वीं सदी के तेलुगु ग्रंथ बासव पुराण में जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये किताब भी ध्यान में रखिएगा।
इसके साथ जो 2-3 इन्फॉर्मेशन ऊपर भी दिए वो भी याद रखिएगा। कब हुआ है स्थापना वो भी याद रखना है। 12वीं शताब्दी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये भी याद रखना है। चालुक्य साम्राज्य में कोषाध्यक्ष हुआ करते थे ये भी याद रखिएगा। बसव ने अपनी कविता, जिन्हें वचन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इनकी साहित्यिक कृतियों को कन्नड़ भाषा में वचन साहित्य के नाम से शामिल किया गया है। उन्होंने ब्राह्मण अनुष्ठान, मंदिर पूजा का विरोध किया। एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो जाति विहीन, भेदभाव से मुक्त हो, जहाँ पुरुष और महिलाओं को समान अवसर मिलता हो। और जो लिंगायत समुदाय में शवदाह की प्रक्रिया है वो दरअसल में शवदाह नहीं है, वो दरअसल में शवों को दफनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम शवों को जलाएंगे नहीं, हम उनको दफनाएंगे। पंचमसाली लिंगायत उपजाति, लिंगायत समुदाय के अंतर्गत 99 उपजातियाँ हैं। अब लिंगायत हो गए, अब उसके अंतर्गत 99 उपजातियाँ भी हैं इसके अंतर्गत, जिसमें पंचमसाली सबसे बड़ी है। लिंगायत समुदाय में इनकी भागीदारी लगभग में 70% है। अन्य प्रमुख उपजातियों में गनीगा, जंगमा, बानजिगा, रेड्डी लिंगायत, सदर, नोनबा, गौर लिंगायत इत्यादि शामिल हैं। ये सब अलग अलग डोमिनेटिंग लिंगायत के अंदर कास्ट बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा और है इसी टॉपिक में कि वीर शैव और लिंगायत, इनमें अंतर क्या है। सामान्य तौर पर एक ही साथ हम लोग इनको यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा बेसिक में देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर भी पाया जाता है। क्या है, तो लिंगायत अपनी उत्पत्ति बासवन्ना से मानते, जबकि वीर शैव स्वयं को भगवान शिव से जोड़ते हैं। लिंगायत अपने इष्ट के रूप में शिवलिंग की उपासना करते हैं, भगवान शिव को एक निराकार इकाई मानते हैं, जबकि वीर शैव मानते हैं कि शिव एक वैदिक देवता है। वीर शैव के विपरीत लिंगायत वैदिक साहित्य विश्वास नहीं करते हैं, बासवन्ना के वचनों का पालन करते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। आर्म फोर्सेज का एक बैठक हुआ है, कहाँ पर, कोलकाता में। इस बैठक का क्या नाम है, इसका नाम है संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस। संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस, संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस। थीम क्या था, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन इस बार का थीम था। प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, तीनों सेना का अध्यक्ष, CDS सभी ने इसमें भाग लिया। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है COP30। COP30 का आयोजन इस साल नवंबर में ब्राज़ील में किया जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आने वाले वीडियोज़ का मतलब नवंबर में बैठक होने दीजिए, तब हम लोग इसको करेंगे। पिछले साल भी COP29 कराया था मैंने, और आपके एग्जामिनेशन में वही चीज़ पूछा जो मैंने करवाया था। देखिए क्या है, ब्राज़ील में 10 से 21 नवंबर 2025 को होगा COP29। कहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील में होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही बताया है मैंने, बाकी आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा जब ये हो जाएगा। बीमा सुगम, बीमा सुगम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, इरेडाई के चेयरमैन हैं अजय सेठ, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है। क्या होगा ये, जैसे आपने देखा है कि बीमा बाज़ार .com वगैरह का जो होता है, बीमा बाज़ार .com, जिस पर आप जाते हैं तो आपको सारे बीमाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा बीमा मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा बीमा मैं ख़रीदूँ, कौन सा बीमा मुझे सस्ता पड़ेगा, कौन सा महंगा पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी होगा बीमा सुगम, जिसमें आप अगर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा बीमा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा महंगा होगा, कौन सा महंगा नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। तो इरेडाई ने इसको शुरू किया है। इरेडाई के बारे में हम लोग समझेंगे, इरेडा भी कहते हैं इसको। क्या है ये भाई, ये तो बीमा सुगम पोर्टल के शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, चेयरमैन अजय सेठ ने इसको शुरू किया है। पूरा नाम क्या है, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। भारत में बीमा सेवाओं के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बीमा कंपनी, ग्राहक, अन्य पक्षों के बीच आसान पारदर्शी लेन देन को सुनिश्चित करना। कैसे काम करेगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा जहां बीमा पॉलिसी खरीदी, बेची और मैनेज की जा सकेगी। इरेडा का एक पहल है जो बीमा क्षेत्र में तकनीकी सुधार लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इरेडा क्या है, तो 1999 में स्थापित हुआ और बीमा क्षेत्र को यही रेगुलेट करता है। इरेडा अधिनियम 1999 के तहत वैधानिक निकाय है
वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह बीमा संबंधित गतिविधि की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित और विनियमित करता है। प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य 1999 तक बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा इरेडा के बारे में छोटा सा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैग, एआई आधारित ऑडिट सिस्टम लॉन्च करने वाली है। एआई आधारित ऑडिट सिस्टम लॉन्च करेगी, इस साल के नवंबर तक या अगले साल तक लॉन्च कर सकती है। देखिए क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम खासकर बड़े भाषा मॉडल LLM विकसित कर रहे हैं, जो ऑडिटरों को दशकों की डेटा का विश्लेषण करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। नवंबर 2025 तक यह सिस्टम तैयार हो जाएगा। एआई सिस्टम किसका, तो कैग का, जिसमें 10 से 15 साल तक के डेटा का विश्लेषण किया जा सकेगा चुटकियों में। अब दरअसल में एआई एक नई टेक्नोलॉजी आया है, तब सब जगह उसका उपयोग होगा। इसी प्रकार से जब कंप्यूटर आया होगा तो सब जगह उसका उपयोग धीरे धीरे शुरू हुआ होगा। कैग ने भी उपयोग करना कंप्यूटर को शुरू किया होगा, उससे पहले हाथ से सारा कैलकुलेशन होता होगा, है ना। उसी प्रकार से अब चूंकि एआई आ गया है तो अब एआई के जरिए ऑडिट होगा, और होना भी चाहिए। अच्छा है, कम लोग लगेंगे काम करने में और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है, तो अभी फ़िलहाल तो ये नवंबर में बनेगा, लेकिन एक पोर्टल है, क्या पोर्टल का नाम है, कनेक्ट पोर्टल। कनेक्ट पोर्टल है, किसका है भाई ये कनेक्ट पोर्टल किसका है, तो यह कैग का है। यह 10 लाख ऑडिट इकाइयों को एक डिजिटल इंटरफेस देगा। ऑडिट सवाल, टिप्पणी, रिपोर्ट्स का जवाब सीधे दिया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया और भी ज़्यादा पारदर्शी हो जाएगी। तो कनेक्ट पोर्टल भी विकसित किया है कैग ने, और अब AI बेस्ड LLM बेस्ड एक ऑडिट सिस्टम भी विकसित कर रहा है। तो आज के जितने टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। कुछ आपको फैक्ट्स बेस्ड टॉपिक हैं, बाकी एनालिसिस बेस्ड भी करवाया है आपको एक टॉपिक। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के